हेलो दोस्तों, WR मेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन लेके आए हैं जिसके अंदर अपन इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए कंफर्ट डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इज़, यानी कि फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कंफर्ट डिवाइस को अपन काम में लेते हैं। ऑप्शन ए बेड क्रेडल, ऑप्शन बी फुटबोर्ड, ऑप्शन सी सैंडबैग एंड ऑप्शन डी पिलो। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहे। तो चलो दोस्तों, हम इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर राइट आंसर आएगा दोस्तों फुटबोर्ड। फुटबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, हम फुटबोर्ड को यूज करके फुट ड्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टिफनेस अकर टू द बॉडी आफ्टर डेथ इज़ नोन एज, यानी कि दोस्तों किसी पर्सन की डेथ होने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए एल्गार मोटीज, ऑप्शन बी लीवर मोटीज, ऑप्शन सी राइगर मोटीज, ऑप्शन डी टार्ड्यू स्पॉट्स। तो दोस्तों, आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहे। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी रिगर मोटिस। रिगर मोटिस। दोस्तों, अगर किसी पर्सन की डेथ होने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है तो उसको रिगर मोटिस कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि अपना थर्ड क्वेश्चन है। वाइल वियरिंग ग्लव्स, फर्स्ट ग्लव्स नीड टू वियर इन हैंड, यानी कि दोस्तों अपन जब ग्लव्स को डॉन करते हैं हैंड्स के अंदर तो पहले कौन से हैंड के अंदर ग्लव्स को डॉन करेंगे। ए एनी हैंड, बी डोमिनेंट हैंड, सी नॉन डोमिनेंट हैंड, डी ऑलवेज राइट हैंड। तो दोस्तों, आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी नॉन डोमिनेंट हैंड। दोस्तों, हमेशा याद करना, आपको फर्स्ट कभी भी ग्लव्स को डॉन करना है तो सबसे पहले आपको नॉन डोमिनेंट हैंड में ग्लव्स डॉन करना पड़ेगा। नॉन डोमिनेंट हैंड। तो चलिए दोस्तों, हम आपको चौथे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ए लेंथ ऑफ इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब इज मेजर्ड फ्रॉम, यानी कि दोस्तों अपन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को जब इंसर्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट के अंदर तो उसकी
नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की लेंथ को अपन किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए, ऑप्शन ए, फर्स्ट टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब देन टू जिफर्ड प्रोसेस। बी, फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब। ऑप्शन सी, फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू forehead and to Gifford process. ऑप्शन डी, फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू स्टोमक। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब देन टू जिफर्ड प्रोसेस। यानी अपन दोस्तों नोज की टिप से लेकर ईयर लोब और ईयर लोब से लेकर जिफर्ड प्रोसेस तक मेजरमेंट करते हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की लेंथ को। तो दोस्तों आपको याद किस तरीके से रखना है, आपको एक वर्ड याद करना होगा दोस्तों, ताकि आप इस क्वेश्चन को भूलें नहीं। आपको वर्ड याद करना है दोस्तों नेक्स, NEX। तो दोस्तों इसका मतलब होता है N फॉर नोज, E फॉर ईयर लोब, देन X फॉर जिफर्ड प्रोसेस। तो इस वर्ड को याद करके दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से एग्ज़ाम के अंदर दे सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपना 5th क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिन आई इज़। यानी कि दोस्तों आई का एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेते हैं। ऑप्शन ए, ओटोस्कोप। ऑप्शन बी, प्रोक्टोस्कोप। ऑप्शन सी, ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्शन डी, एंडोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देते रहे। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप। दोस्तों ओटोस्कोप जो है वो ईयर के एग्जामिनेशन के लिए अपन काम में लेते हैं, और जो प्रोक्टोस्कोप है दोस्तों वो एनस एंड रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए काम में लेते हैं। और जो दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्थेल्मोस्कोप है वो आई के एग्जामिनेशन के लिए काम में लेते हैं। और जो कि एंडोस्कोप है दोस्तों वो अपन GIT सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका जो 5th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी, ऑप्थेल्मोस्कोप होगा। चलिए दोस्तों आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन है 6 नंबर का। पोजीशन गिवन टू द क्लाइंट वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनिमा इज। दोस्तों जब अपन पेशेंट के अंदर एनिमा को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो पेशेंट की पोजीशन अपन कौन सी प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन ए, सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन। ऑप्शन बी, प्रोन पोजीशन। ऑप्शन सी, नी चेस्ट पोजीशन। ऑप्शन डी, सिटिंग पोजीशन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहे। और इसके राइट आंसर की बात करें ना दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन। दोस्तों हमेशा कभी भी याद करना, जब भी एनिमा आप लगाने जा रहे हो पेशेंट के, उसको सबसे पहले सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आएगा ऑप्शन ए, सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि अपना 7 नंबर का क्वेश्चन है। इन्फेक्शन आकर फॉलोइंग ट्रीटमेंट मोडालिटी और प्रोसीजर इज नोन एज।
यानी कि दोस्तों एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक क्लाइंट के अंदर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, उस समय क्लाइंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी नेजोकोमिकल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी फोमाइट इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहे। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी क्लाइंट के अंदर कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, जैसे अपन मान ले कि कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैथेटराइजेशन कर रहा है, उस समय अपन को हॉस्पिटल के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ही अपन एट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। और नेजोकोमिकल इन्फेक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों? नेजोकोमिकल इन्फेक्शन उसको बोलते हैं दोस्तों जब अपन किसी क्लाइंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाते हैं, तो उस हॉस्पिटल के अंदर 48 टू 72 हावर्स बाद में जो इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, उसको नेजोकोमिकल इन्फेक्शन बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि अपना 8 नंबर का क्वेश्चन है। A client admitted to the hospital is diagnosed with urethritis caused by chlamydial infection. The nurse should implement which precaution to prevent contraction of the infection during care? यानी कि दोस्तों एक क्लाइंट है यूरेथ्राइटिस का, जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। जब नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, तो कौन सा प्रिकॉशन काम में लेगी? ऑप्शन ए एंटेरिक प्रिकॉशन, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ऑप्शन डी वियरिंग ग्लव्स एंड मास्क। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहे, और इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। दोस्तों जिस भी वर्ड के आगे वर्ड के पीछे आइटिस लिखा होता है, उसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। इस यूरेथ्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा, जो कि किसके कारण हुआ है? क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के कारण। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन दोस्तों एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जो बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके लिए अपन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज में लेते हैं, और क्लाइंट को एंटीबायोटिक थेरेपी के ऊपर रखा जाता है, और सेक्सुअल पार्टनर को भी एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। और सेक्सुअल पार्टनर अगर सेक्सुअली एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, उसको भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है कॉन्डोम। अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर आता रहता है। द नर्स इज़ केयरिंग फॉर ए क्लाइंट बीइंग एडमिटेड टू द emergency department with a chief complaint of anorexia, nausea, and vomiting. The nurse asked the client about the home medication is being taken. The nurse would be most concerned if the client stated that which medication was being taken home. यानी कि दोस्तों एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिटेड है, उसकी कंप्लेन को चेक करते हैं, तो उसकी कंप्लेन है दोस्तों एनोरेक्सिया हो रहा है, नोजिया हो रहा है, और वोमिटिंग हो रही है। तो नर्स क्लाइंट से पूछता है कि तुमने कौन सी मेडिकेशन
टेक की है, इनटेक की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहे। चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, डिजॉक्सिन। ऑप्शन ए, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है दोस्तों वो एक आइनोट्रोपिक एजेंट होता है जो कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर अपन काम में लेते हैं। दोस्तों जिस भी किसी पेशेंट के अंदर डिजॉक्सिन थेरेपी चल रही है तो उस डिजॉक्सिन थेरेपी को अपन देने से पहले एपिकल पल्स को फुल 1 मिनट तक काउंट करते हैं। दोस्तों अगर अपन अडल्ट को डिजॉक्सिन टेबलेट थेरेपी दे रहे हैं तो अपन चेक करेंगे अडल्ट की पल्स रेट को। अगर अडल्ट की पल्स रेट को 60 बीट से कम आ रही है तो विथहोल्ड कर देंगे डिजॉक्सिन टेबलेट को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। अगर चिल्ड्रन के अंदर डिजॉक्सिन थेरेपी चल रही है तो उसके अंदर 90 बीट पर मिनट से कम पल्स रेट आ रही है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों अपन डिजॉक्सिन थेरेपी को विथ होल्ड कर देंगे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि अपना 10th नंबर का क्वेश्चन है। A client who has application of a right arm cast complain of continuous pain at the wrist. What action should the nurse take first? यानी कि दोस्तों एक क्लाइंट है, उसके क्या हो रखा है, राइट आर्म पे कास्ट लगाया गया है। जो किसकी कंप्लेन कर रहा है, उसके कंटिन्यूसली पेन हो रहा है रिस्ट वाले एरिया में। तो नर्स कौन सा एक्शन सबसे पहले टेक करेगी? ऑप्शन ए, एलिवेट करेगी आर्म को। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। ऑप्शन सी, मेडिकेट विथ एन एडिशनल डोज ऑफ एन ओपोइड। ऑप्शन डी, चेक फॉर पेरेस्थेसिया एंड टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन हॉट स्पॉट इन द राइट आर्म। तो इसका आंसर आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहे। चलिए दोस्तों अब अपन इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चेक फॉर प्रेस्थेसिया टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन हॉट स्पॉट इन द राइट आर्म। इसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देंगे दोस्तों? क्योंकि जिस क्लाइंट के अंदर कास्ट लगाया गया है तो उसके अंदर दोस्तों कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो उस कंपार्टमेंट सिंड्रोम को अपन चेक करने के लिए हमेशा उस कास्टेड आर्म वाले क्लाइंट के अंदर प्रेस्थेसिया टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन हॉट स्पॉट चेक करते रहेंगे। क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को कंटिन्यूसली पेन होता है और पेशेंट को ओपोइड देने के बाद में भी पेन का रिलीफ नहीं होता है। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होगा दोस्तों, जो पेशेंट की नर्व्स है वो कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेस होने के कारण वहाँ की सेल टिश्यू वगैरह नर्व्स वगैरह को भी डैमेज कर देगी और पेशेंट के अंदर एक इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट कर देगी। उस इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन को कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चेक फॉर प्रेस्थेसिया टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन एंड हॉट स्पॉट इन द राइट आर्म।
अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज रिसीविंग morphine sulfate for pain. The nurse should employ which priority action in the care of the client? यानी कि दोस्तों एक क्लाइंट है जिसको कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है, उसको अपन मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं पेन को रिलीव करने के लिए। तो नर्स कौन से केयर को प्रायोरिटी देगा? फर्स्ट वन, मॉनिटर स्टूल। ऑप्शन बी, एनकरेज फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन सी, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। ऑप्शन डी, एनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ। तो इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, एनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ। ऑप्शन डी राइट आंसर क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जो क्लाइंट मॉर्फिन सल्फेट को इनटेक करता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो उस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को अपन मॉर्फिन सल्फेट देने से पहले उस क्लाइंट के अंदर जिसको अपन मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं तो उसके अंदर अपन SpO2 देख लेते हैं। मॉर्फिन सल्फेट देने से पहले भी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं और मॉर्फिन सल्फेट देने के बाद में भी उस क्लाइंट के अंदर अपन ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं ताकि अपन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मेजरमेंट कर सके। तो उस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों हम अपन उस कैंसर वाले पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि एनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ। यानी कि क्लाइंट को दोस्तों डीप ब्रीथ लेते रहनी है मॉर्फिन सल्फेट के लेने के बाद में, ताकि क्या हो, क्लाइंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। अब अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, द नर्स इज caring for a client who just returned from the recovery room after undergoing abdominal surgery. The nurse should monitor for which early sign of hypovolemic shock. यानी कि दोस्तों एक क्लाइंट के अंदर एब्डोमिनल सर्जरी परफॉर्म की गई है, तो वह एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद में रिकवरी रूम के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो नर्स फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक को कैसे मॉनिटर करेगा? ऑप्शन ए, स्लीपीनेस होगा पेशेंट के अंदर। ऑप्शन बी, इंक्रीज पल्स रेट बढ़ जाएगी पेशेंट के अंदर। ऑप्शन सी, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी, इंक्रीज ओरिएंटेशन टू सराउंडिंग, क्या क्लाइंट के अंदर ओरिएंटेशन बढ़ जाएगा? तो इस 12th क्वेश्चन का दोस्तों आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों इंक्रीज पल्स रेट। यानी कि दोस्तों क्लाइंट के अंदर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा अपन को और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। जो हाइपोवोलेमिक शॉक का जो पेशेंट होता है दोस्तों उसके अंदर टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन अपन को देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज पल्स रेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर who suddenly complained of shortness of breath and dyspnea.
द नर्स शुड टेक विच इमीडिएट एक्शन। यानी कि दोस्तों एक पेशेंट है जिसके अंदर हार्ट फेलियर डायग्नोस्ड हुआ है, वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है और मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो नर्स कौन सा इमीडिएट एक्शन लेगी? इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द क्लाइंट। क्या नर्स क्लाइंट के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी? ऑप्शन बी, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर फ्रूसेमाइड। क्या नर्स क्लाइंट के अंदर फ्रूसेमाइड एडमिनिस्टर करेगी? ऑप्शन सी, एलिवेट द हेड ऑफ द क्लाइंट बेड। क्या नर्स क्लाइंट के बेड साइड जो है हेड को एलिवेटेड करेगी? ऑप्शन डी, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्या नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के हेड को अपन एलिवेटेड करेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि जिस भी किसी पेशेंट के अंदर दोस्तों डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग हो रही है, ब्रीथिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस क्लाइंट के अंदर अपन फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि क्लाइंट इजीली रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ले सके। अगर हम दोस्तों हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, टाइम कंज्यूम होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हम अपन एलिवेट द हेड ऑफ द क्लाइंट बेड फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि अपना 40 नंबर का क्वेश्चन है। द नर्स नोट ब्लेंचिंग, coolness, edema at the peripheral intravenous site. On the basis of this finding, the nurse should implement which action? यानी कि नर्स ने एक पेशेंट के जहाँ पर इंट्रावेनस साइट के ऊपर चेक किया है, वहाँ पर पेशेंट को ब्लेंचिंग हो रहा है, कूलनेस हो रहा है, एडिमा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स क्या करेगी, क्या एक्शन लेगी? ऑप्शन ए, रिमूव द आईवी कैनुला। ऑप्शन बी, अप्लाई ए वार्म कंप्रेस। ऑप्शन सी, चेक फॉर ब्लड रिटर्न। ऑप्शन डी, मेजर द एरिया ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो नर्स आईवी कैनुला को रिमूव करेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो साइन सिम्टम अपन को शो हो रहे हैं, ब्लेंचिंग, कोलनेस, एडिमा एट द पेरिफेरल इंट्रावेनस साइट, ये इनफिल्ट्रेशन के साइन सिम्टम है। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर दोस्तों इनफिल्ट्रेशन या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को दोस्तों कैनुला को रिमूव करना ही फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रिमूव द आईवी कैनुला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि अपन डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज़, यानी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए, डिस्निया। ऑप्शन बी, डिस्फेजिया। ऑप्शन सी, डिस्पेप्सिया। ऑप्शन डी, डिस्फोनिया। इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, डिस्निया। डिस्निया मीन्स क्या होता है दोस्तों? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। डिस्फेजिया मीन्स क्या होता है दोस्तों? डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग।
डिस्पेप्सिया मीन्स क्या होता है दोस्तों, इंडाइजेशन। और डिस्फोनिया मीन्स क्या होता है दोस्तों, डिफ़िकल्टी इन स्पीच। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा डिस्निया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि क्लाइंट के अंदर अपन को डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, उस कंडीशन को अपन डिस्निया बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल। एक क्लाइंट के स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हेमेटोचेजिया, ऑप्शन बी मेलेना, ऑप्शन सी हिमेप्टेसिस, ऑप्शन डी हिमेचूरिया। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिमेटोचीजिया। हिमेटोचीजिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर क्लाइंट के स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड है तो उसको अपन हिमेटोचीजिया बोलेंगे। अगर किसी क्लाइंट के स्टूल के अंदर डार्क ब्लड है जो कि फ्रेश नहीं है उसको मेलेना बोलेंगे। हिमेप्टेसिस क्या होगा दोस्तों, अगर किसी क्लाइंट के स्पूटम के अंदर ब्लड है तो उसको हिमेप्टेसिस कहेंगे दोस्तों। हिमेचूरिया होगा, हिमेचूरिया क्या होगा दोस्तों, अगर किसी क्लाइंट के यूरिन के अंदर आरबीसी प्रेजेंस है तो उस कंडीशन को अपन हिमेचूरिया बोलेंगे। तो अपने 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमेटोचीजिया मीन्स presence of fresh blood in stool, यानी कि किसी क्लाइंट के स्टूल के अंदर अपन फ्रेश ब्लड देख रहे हैं तो उस कंडीशन को ही हिमेटोचीजिया बोला जाता है। यानी कि किसी क्लाइंट के स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड प्रेजेंट है उसको हिमेटोचीजिया बोला जाता है। तो ऑप्शन, तो 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ए डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, यानी कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी हाइपोक्सीमिया, ऑप्शन सी साइनोसिस, ऑप्शन डी एपनिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो इसके राइट आंसर की जो बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है दोस्तों, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सीमिया का मीन्स क्या होता है दोस्तों, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। साइनोसिस का मीन्स क्या होता है दोस्तों, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। एपनिया का मीन्स क्या होता है दोस्तों, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग।
एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। तो दोस्तों 17वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, हाइपोक्सिया, यानी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो दोस्तों 18वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव बेबिस्की साइन इज। किसी क्लाइंट के अंदर किसी भी पर्सन के अंदर दोस्तों बेबिस्की साइन पॉजिटिव है तो उसको क्या कहेंगे? क्या वह एबनॉर्मल होगा अडल्ट के अंदर? क्या वह एबनॉर्मल होगा चिल्ड्रन के अंदर? क्या सभी पर्सन के अंदर अगर बेबीज की साइन पॉजिटिव है तो एबनॉर्मल कहा जाएगा? या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर की जो बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, एबनॉर्मल फॉर अडल्ट। अगर दोस्तों अडल्ट के अंदर बेबीज़ की साइन पॉजिटिव आ रहा है तो वह यह इंडिकेट करता है कि क्लाइंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट है। किसी भी क्लाइंट के अंदर अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बेबीज़ के साइन दोस्तों पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और अपन नॉर्मली जो बात करें, यह चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मल फाइंडिंग होती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि 19वें नंबर का क्वेश्चन है। प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन ऑन्कोटिक प्रेशर इज। यानी नीचे दिए गए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑन्कोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करता है? ऑप्शन ए, एल्बुमिन, ऑप्शन बी, ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी, हिम, ऑप्शन डी, प्रोथ्रोम्बिन। इसका राइट आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है दोस्तों, यह लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। यह लार्ज नंबर का प्रोटीन है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्बुमिन दोस्तों ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में काम आता है। अगर दोस्तों किसी क्लाइंट के अंदर एल्बुमिन की कमी हो गई है तो उसके अंदर असाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि 20वें नंबर का क्वेश्चन है। During the examination of ear in a children less than 3 years, the pinna need to hold in direction. Option A, upward and backward. Option B, downward and backward. Option C, straightly back. Option D, pull it downward. दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि नर्सिंग का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर यह क्वेश्चन ना आया हो। ये क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हर बार रिपीट होता है। चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर की अपन बात कर लेते हैं। अगर कोई चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर है, 3 साल से कम का जो चिल्ड्रन है, उसके अंदर दोस्तों अपन पिन्ना को होल्ड करेंगे ऑप्शन बी, डाउनवार्ड एंड बैकवार्ड। यानी पिन्ना की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों 3 साल से कम उम्र के बच्चों में, उसको क्या करेंगे, पिन्ना को डाउनवार्ड एंड बैकवार्ड की तरफ अपन होल्ड करेंगे जब भी ईयर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अगर अपन 3 साल से अबव पर्सन की बात कर लेते हैं, या 3 साल अडल्ट की बात करें, या फिर 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों की बात करें, तो उसके अंदर अपन पिन्ना को होल्ड करेंगे अपवार्ड एंड बैकवार्ड। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, होल्ड द पिन्ना इन डायरेक्शन ऑफ डाउनवार्ड एंड बैकवार्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और